और इसके लिए एमएसएमई मंत्रालय प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में भी सहायता प्रदान करता है। वो कैसे सर? देखो, मूल रूप से इस योजना के माध्यम से एमएसएमईज को उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। तो फिर इसका लाभ लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? एमएसएमई को चाहिए कि अपनी उद्यम पंजीकरण संख्या के साथ स्थानीय निदेशक एमएसएमई डीआई के पास अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन जमा करे। वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर एड्रेस का विवरण उपलब्ध है। हम्म, हम सभी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना चाहते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग करना भी महत्वपूर्ण है। क्या कोई ऐसी योजना है जो इसमें हमारी मदद करे? हाँ, है ना। एमएसएमई मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये योजना दो तरह से असिस्ट करती है: अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए और बारकोडिंग में ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए आर्थिक मदद देकर। एमएसएमई के लिए विपणन यानी मार्केटिंग प्रोत्साहन योजनाएं प्रचुर मात्रा में हैं और विभाग विभिन्न स्तरों पर मदद करता है ताकि उद्यमियों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, जिसमें यात्रा और प्रदर्शनी की लागत भी शामिल है। वाह! इनका लाभ कौन उठा सकता है? सभी एमएसएमई। एमएसएमई द्वारा प्रमोशन में जो पैसा खर्च होता है, उसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। आवेदक एमएसएमई भुगतान के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय एमएसएमई डीआई कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करेगा। इसे नियत समय के अंदर डिसबर्स कर दिया जाता है। हमारे जैसे एमएसएमई उद्यमियों की मदद के लिए मंत्रालय द्वारा अन्य योजना क्या है? हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा एमएसएमई क्षेत्र में कौशल विकास के महत्व की वकालत की है। इस विजन को पूरा करने के लिए विभाग अपने कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय के पास हमारे लिए और क्या है? एमएसएमई इकाई का सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रालय उत्पादकता बढ़ाने के लिए एमएससी की क्षमता निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित कर रहा है। ये योजना क्लस्टर इकाइयों को कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल प्रशिक्षण, गुणवत्ता विकास आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है? उद्योग संघ और क्लस्टर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद में क्लस्टर में मौजूद सभी इकाइयों को इन सुविधाओं के लाभ मिलते हैं। ऑनलाइन आवेदन www.dcmsme.nic.in पर भरे जा सकते हैं। आवेदनों की हार्ड कॉपी राज्य सरकारों या उनके स्वायत्त निकायों या एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई के फील्ड मंत्रालय के संस्थानों फील्ड के माध्यम संस्थानों से के माध्यम। भेजी जानी चाहिए। पर यहाँ तो छोटी इकाइयां भी हैं। सरकार उनके उत्पाद प्रोक्योर भी करती है। कुछ इसके बारे में भी बताइए। आप सही कह रहे हैं। सरकार विभिन्न प्रकार के सामानों की सबसे बड़ी खरीदार है। एमएसई से खरीद का हिस्सा बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया है। एनएसआईसी एकल बिंदु पंजीकरण योजना एसपीआरएस के तहत एमएसई पंजीकृत किया जाता है और ऐसे पंजीकृत एमएसई सरकारी खरीद का लाभ पाते हैं। सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ एनएसआईसी के किसी भी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर एनएसआईसी के कार्यालय उपलब्ध है। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली इकाइयों के लिए कोई विशेष दस्तावेजी कार्यवाही है? हाँ, आयात निर्यात करने वाली इकाई को विदेश व्यापार महानिदेशालय में पंजीकरण करा के 10 डिजिट वाला आईईसी कोड प्राप्त करना होगा। एक और व्यवस्था भी है जो हैंड होल्डिंग की मदद से
छोटी इकाइयों को बड़ा बनाने में मदद करती है। इसका नाम है चैंपियंस। ये सिंगल विंडो सिस्टम छोटी इकाइयों और आर्थिक रूप से कच्चे माल, लेबर, सरकारी स्वीकृतियां, सभी मामलों में एमएसएमई इकाइयों की सहायता करता है। एक और रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है, वो है उद्यम। यदि कोई एमएसएमई इकाई उद्यम के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे इसमें पंजीकरण करा लेना चाहिए। ये एक निशुल्क पंजीकरण है। चैंपियंस कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर इसमें आपकी सहायता करते हैं। तो आओ, आप भी अपना उद्यम लगाएं और सफल उद्यमी बने। खुल जाएगा। उसमें सभी पूरे कंट्री में जितने भी सीपीएसयूज हैं उसका पूरा डिटेल है, और उनकी एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान क्या है वो भी उसमें आपको मिल जाएगा। उन्होंने पिछले साल क्या परचेज किया, अभी उनका क्या प्लान है परचेज करने का, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने क्या उनकी रिक्वायरमेंट है परचेज करने के लिए। तो वो सारी जानकारी उस संबंध पोर्टल में है। तो इस ऑफिस ने, एमएसएमई डीआई करनाल ऑफिस ने पिछले 11 सालों में बहुत सारे स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम किए हैं एमएसएमई यूनिट्स के लिए, जिसमें हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया मार्केटिंग का। एक इस तरह को एक बायर सेलर मीट बोलते हैं, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें एक तरफ एमएसएमई यूनिट्स के स्टॉल होते हैं और दूसरी तरफ जो सीपीएसयूज हैं उनकी स्टॉल होते हैं, ताकि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को समझ सके। और उनको ये पता लगा कि हरियाणा में बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल एमएसएमईज हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर सकते हैं एज पर जो उनके नॉर्म्स हैं, क्वालिटी नॉर्म्स को फुलफिल कर सकते हैं, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो उनको जो रेगुलर सप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस दौरान बहुत सारे एमएसएमई, मैं कोई इसमें नंबर नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे एमएसएमई यूनिट्स को इसका लाभ मिला है इन प्रोग्राम में। उन्होंने जब पार्टिसिपेट किया तो उनको एक पता लगा कौन से सीपीएसयूज हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और सीपीएसयूज को भी पता लगा कि हरियाणा में कौन सी ऐसी पोटेंशियल यूनिट्स हैं। तो ये एक तरह से म्यूचुअल प्लेटफॉर्म था, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, जिसमें आगे बहुत सारे यूनिट्स को बेनिफिट मिला, और वो आज रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं सभी सीपीएसयूज को। मैक्सिमम जो हमारे एमएसएमईज हैं उनको इन प्रोग्राम का बेनिफिट मिला है। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस ऑफिस की। तो पिछले 14 सालों में 100 से ज़्यादा एमएसएमई यूनिट्स को इस ऑफिस के माध्यम से इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, और जो डोमेस्टिक एग्जीबिशन है उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। हमारे मंत्रालय की एक स्कीम है, प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम। आपने एक वीडियो अभी जो इससे नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो थी उसमें उस स्कीम का नाम भी आया था। तो वो एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए वो स्कीम बनाई है मंत्रालय ने, क्योंकि कोई भी जो नया एंटरप्रेन्योर है वो जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है, अपने आप को नए एरिया में एंटर करता है, तो उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर उसका वीक है और उसकी मार्केटिंग सपोर्ट वीक है, तो वो किस तरह से मार्केट में अपना मतलब कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, और कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि कोई एमएसएमई यूनिट इतना क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है मार्केटिंग के जरिए, एग्जीबिशन के जरिए, कि आप पूरी कंट्री से जो विजिटर्स आते हैं उस एग्जीबिशन में, वो उनको पता लगता है भी ये हमारे कंट्री में कौन इतनी अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है। जिस तरह की भी वो एग्जीबिशन होती है उसमें स्पेशली आपको पता ही है, जैसे प्रगति मैदान में फूड पार्क आहार मेला लगता है, जिसमें सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्टॉल होते हैं। और अभी भी वहाँ पे इस ऑफिस के थ्रू 12 यूनिट्स को यहाँ से नॉमिनेट किया गया है प्रगति मैदान में, जो 2 हफ्ते का जो वहाँ पे प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में जो फेयर चल रहा है अभी। तो ये भी हमारे सक्सेस रेट है। तो पिछले 6 सालों में हमारे मंत्रालय की एक स्कीम थी, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जेड सर्टिफिकेशन स्कीम के नाम से वो स्कीम थी। तो उसमें हरियाणा के 26 एमएसएमई यूनिट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है। उनको डिफरेंट लेवल के, उसमें 5 लेवल थे, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। तो वहाँ तक उन्होंने अचीवमेंट की है, और वो सर्टिफिकेट अपने आप में एक बहुत बड़ी माइलस्टोन है
अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आपको बैंक में भी रिकॉग्निशन मिलता है, लोन लेने में आपको छूट भी मिलती है बैंक लोन लेने में। और जो सीपीएसयूज है वो भी आपको पहले प्रेफरेंस देते हैं कि हमें जेड सर्टिफाइड से ही परचेज करना है, क्योंकि जिसके पास जेड सर्टिफिकेट है वो पहले से ही जांचा परखा है, तो उसने सारे सर्टिफिकेशन लिए हुए, सारे कॉम्प्लाइंस वो मीट आउट कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, जेड सर्टिफिकेट। तो इसके पिछले 6 सालों में 26 एमएसएमई यूनिट्स को हरियाणा में उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस इस ऑफिस के थ्रू मिला है। और इसी तरह एक हमारी स्कीम है एमएससी सीडीपी, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे हरियाणा में 10 से भी ज़्यादा क्लस्टर चल रहे हैं, जिसमें 3 क्लस्टर तो फुली 100% ऑपरेशन में है, जिसमें कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर ऑपरेशन में है, पूरी तरह से ऑपरेशन में है। और बाकी जो 7 हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे अप्रूवल पे हैं, तो बहुत जल्दी वो भी 100% ऑपरेशन में आ जाएंगे। तो क्लस्टर में क्या होता है कि कॉमन आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने वाले, जो जैसे मैं बात करूं करनाल में प्रिंट एंड पैक क्लस्टर है हमारे यहाँ पे सेक्टर 37 में। उसमें करनाल में मोर देन 100 यूनिट्स हैं जो प्रिंट एंड पैकिंग का काम करते हैं, तो उनका हमने एक ग्रुप बनाया और उनके लिए इसमें 20 करोड़ की फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट मिलती है, जिसमें लैंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और एक स्पेशल पर्पज एसपीवी बनता है, मतलब एसोसिएशन बनती है, जिसमें जो उस क्लस्टर के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम एसपीवी मेंबर्स बोलते हैं। वो उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, और उनके रिक्वायरमेंट से कितने उसमें माइक्रो है कितने स्मॉल है उसके हिसाब से 70% की उसमें ग्रांट मिलती है हमारे मंत्रालय से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और अगर मैक्सिमम उसमें माइक्रो यूनिट्स हैं तो उसमें 90% भी चले जाता है। मतलब बजट कॉस्ट है वो है 20 करोड़ तक का रहता है उसमें कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर में। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर में एक कॉमन टाइप ऑफ मशीनरी प्रोडक्शन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, लैब फैसिलिटी, ये सारी हम लोग क्रिएट करते हैं उसके अंदर, ताकि उनको क्योंकि हर एक एमएसएमई के पास सभी तरह की मशीन नहीं है, बहुत कॉस्टली मशीन है। तो वो इसका कंसेप्ट यही है कि एक ग्रुप बना के ग्रुप ऑफ पीपल के लिए क्लस्टर अप्रोच से चला जाए, जिसमें वो उनको गवर्नमेंट से एड भी मिल जाती है और हाईटेक नई टेक्नोलॉजी की मशीन भी उनको मिल जाती है, लेबोरेटरी सेटअप हो जाती है, तो उससे उनका स्मूथ फंक्शनिंग हो और वो अपने बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए अच्छी तरह से प्रॉफिटेबली सस्टेन कर पाए। और ये सारी अचीवमेंट है हमारी। और इसके अलावा हमारी एक क्लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है मंत्रालय की, जिसमें मोर देन 200 एमएसएमई यूनिट्स को इस ऑफिस से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है, सब्सिडी मिली है पिछले 8 सालों में। और इसी तरह एक हमारी स्कीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्कीम, तो उसमें भी 38 यूनिट्स को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिला है और 25 यूनिट्स को रिम्बर्समेंट मिला है डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंडर। और इसी तरह हमारा एक पोर्टल है चैंपियन पोर्टल, जो मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसमें हमारे जो डेडिकेटेड टीम है हमारे चैंपियन पोर्टल की, हमारे ऑफिसर्स ने उसमें 8 ग्रीवेंस को फुल्ली रिजॉल्व किया है। तो उसमें इस तरह की ग्रीवेंसी आती है जिस तरह किसी का उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, उनको समस्या आ रही है, उनका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं बन पा रहा है ऑनलाइन, या उनकी कोई डिलेड पेमेंट की समस्या है, या उनको कोई एमएसएमई स्कीम्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये सारी तमाम ग्रीवेंसी उसमें आती हैं और हम लोग उनको सेम डे ही रिजॉल्व कर देते हैं। तो मैक्सिमम सारी ग्रीवेंसीज हमने पूरा 100% उसमें रिजोल्व की हैं, तो ये भी हमारी अचीवमेंट है। और इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बढ़िया स्कीम है जो पूरी कंट्री में बहुत बढ़िया चल रही है, पीएमईजीपी। आपने वीडियो में भी उसका नाम देखा था, सुना भी था, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम। ये स्कीम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए 2008 से चल रही है पूरी कंट्री में, और इसमें 25 लाख रुपए तक का लोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड 10 लाख तक का लोन फॉर सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए इसमें है। और इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और 3 स्टेज में आपका जो एप्लीकेशन है कंसर्न डीआईसी को, और वहाँ से फिर वो कंसर्न बैंक को चले जाता है। और इसमें सिंपल से 3 स्टेप है। पहले आपने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ www.kviconline.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन पीएमईजीपी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, उसको सबमिट करें, उसमें सारे जो नेसेसरी पार्टिकुलर्स हैं वो फिल करें, आपका बैंकर कौन है, आपको कितना लोन चाहिए, आपकी मशीनरी रिक्वायरमेंट कितनी है, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है, लोकेशन ऑफ यूनिट
कितनी है, ये सारे तमाम पार्टिकुलर सबमिट करते हुए सेकंड स्टेप में आपको 4 नेसेसरी डॉक्यूमेंट लोड करने हैं। पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका फोटो, तीसरा आपका 1 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट और चौथा आपका एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ। ये 4 डॉक्यूमेंट आपने लोड करने हैं और वो और लास्ट एंड फाइनल स्टेप है आपका स्कोर कार्ड। अगर आप 10 लाख की लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्कोर 50 होना चाहिए आउट ऑफ 100। अगर आप मोर देन 10 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी अप टू 25 लाख तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपका स्कोर 60 होना चाहिए आउट ऑफ 100। तो यही 3 स्टेप है। इसके बाद सीधा आपकी एप्लीकेशन कंसर्न ऑफिस को चले जाती है। दैट इज इसमें इस स्कीम को हैंडल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4 ऑफिस है। पहला है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। हर एक डिस्ट्रिक्ट में DICs के ऑफिस हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अगर हाँ, हमारे हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सभी जिलों में इनकी ऑफिस हैं। और एक और इसमें नई डेवलपमेंट हुई है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक MSME डायरेक्टोरेट अलग से बना दिया है, बहुत बढ़िया। तो इनके DICs ऑफिस में अलग से एक MSME का ऑफिस भी है। तो आप वहाँ जाके भी जो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स है MSMEs के लिए, उनको समझ सकते हैं। हमारे इस ऑफिस में भी आ सकते हैं और ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। msmeharyana.gov.in ये वेबसाइट है। इस पे जाके आप जो MSMEs के लिए जो हरियाणा का जो इकोसिस्टम है, जो बहुत बढ़िया उनकी स्कीम्स है, डे फर्स्ट से जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं और जब आप आगे एक्सपेंशन करते हैं वहाँ तक के लिए बहुत बढ़िया उनके स्टेप बाय स्टेप स्कीम्स हैं। और कैसे अप्रूवल लेना है ऑनलाइन, सब कुछ, सब सारी स्कीमें ऑनलाइन मोड पे हैं। अप्रूवल भी सब ऑनलाइन मोड पे है। कोई भी फिजिकल मोड में आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है किसी भी ऑफिस में। तो इस तरह से ये सारी जानकारी आपको उस पोर्टल से मिल सकती है। और उन ऑफिस में जाके MSME डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस में भी आप जाके उनसे कंसर्न ऑफिसर से जाके आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। तो ये इसमें PMEGP में मैं बताना चाहूँगा कि 2020-21 में पूरे हरियाणा में 2000 नई यूनिट्स लगी हैं और उसमें 65 करोड़ की सब्सिडी रिलीज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और इसी तरह 2019-20 में 1800 के लगभग नए प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं, अप्रूव्ड हुए हैं, उनको लोन दिया गया है, नई यूनिट्स लगी हैं हरियाणा में और उनमें 47 करोड़ की सब्सिडी रिलीज की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में कितना बड़ा इकोसिस्टम है। हरियाणा एज ए वेरी इमर्जिंग स्टेट और यहाँ बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, हर एरिया में है। आप चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, केमिकल की बात करें, चाहे आप प्रिंट एंड पैकेजिंग की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, इन एवरी सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट की बात करें, तो आप हमारे इस ऑफिस में भी आ सकते हैं कि किस तरह के हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, किस टाइप की इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं जिसमें प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज। तो वो सारी जानकारी आपको हमारे ऑफिस के माध्यम से ही मिल जाएगी। आप मंडे टू फ्राइडे हमारे ऑफिस में आके हमारे ऑफिस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह मैं अभी इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए अभी जो लास्ट एंड फाइनल वीडियो है दैट इज सक्सेस स्टोरीज के ऊपर, उसको प्ले करने जा रहा हूँ। तो प्लीज तू खुद की खोज में निकल, किसने तलाश है? तो चल, मेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान होता है देश के अनगिनत एंटरप्रेन्योर्स का, जिनमें होता है कुछ कर गुजरने का जज्बा। आज देश में MSME उद्योग से जुड़े एंटरप्रेन्योर्स कामयाबी की नई दास्तान लिख रहे हैं, जिसके ऊर्जा स्रोत हैं प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विशिष्ट योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जो भारत को अब बनाएगा आत्मनिर्भर। भारत देश के सभी विद्यार्थी मित्रों को मैं कहता हूं कि हमारे MSME के माध्यम से नेशनल अवेयरनेस कैंप जो चले हैं उसमें आप सहयोग दीजिए। अच्छा उद्योजक, बड़े उद्योजक बनकर हमारा देश का उत्पन्न बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए आपकी सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी जन बड़े उद्योजक होने के लिए मेरी तरफ से मैं शुभकामना देता हूँ। उद्यमिता की एक बहुत ही प्रेरणात्मक कहानी है आगरा के सुमित कुमार की। एक गरीब परिवार से आने के बावजूद सुमित ने वो कर दिखाया जो सच में सराहनीय है। सिर्फ अपने दृढ़ सोच और जुनून के बल पर एक फैक्ट्री में लेबर का काम करने वाले सुमित ने
वहां से सीखे स्किल और अपने आत्मविश्वास से 2018 में सुमित एंटरप्राइजेस की शुरुआत की, जो प्लास्टिक के सफाई करने वाले सामान की मैन्युफैक्चरिंग करता है। लेकिन इस राह में भी चुनौतियां कम नहीं थी। पहले मैंने 2 लाख से काम चालू किया था, तो चलते-चलते 2 साल हो गया मेरे को काम करते हुए, फिर डिमांडिंग बढ़ रहा था मार्केट का। तो मेरे को लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बैंक ने मेरे को लोन देने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद में मैंने एमएसएमई डिपार्टमेंट के पास गया था। एमएसएमई डिपार्टमेंट की वजह से मेरा 4,11,000 रुपए का लोन सैंक्शन हुआ। आज मेरा हर 6 महीने का टर्नओवर है, लगभग 20 से 30 लाख रुपए समथिंग पहुँचता है। और फिर क्या था, एक छोटे से कस्बे से निकला सुमित ऊंची सोच लिए एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कर दिखाया कमाल। लेबर से मालिक बना हूँ एनएसआईसी लोन की वजह से। भारत का सुदूर पूर्वी राज्य मिजोरम देश में चली एंटरप्रेन्योरशिप की लहर से ये भी अछूता नहीं है, और इसकी मिसाल है हेनरी सिंगूरा, एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिसने इस खूबसूरत इलाके में मशरूम की खेती को एक सफल व्यवसाय बनाकर यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। 2019 में स्थापित फूड माइक्रो लैब हेनरी के अपने स्थानीय लोगों के लिए कुछ करने के सपने को साकार किया, जिसमें केवीआईसी द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की भूमिका भरपूर रही। Mushroom is the main source of income in Mizoram. Being a startup, funding is the main problem we have faced, and I took PMAGP loan and having 35% subsidy. This helped me a lot in my startup. मशरूम की खेती और उसकी ट्रेनिंग लोगों को देकर आज हेनरी बने हैं एक सफल उद्यमी और पथ प्रदर्शक। ये है चेन्नई, अपने देश के प्रति लगाव और एक उद्यमी बनने का जुनून एक इंजीनियर और मैनेजमेंट ग्रेजुएट गौतम को 7 समुंदर पार ब्रिटेन से भारत आने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उनके एंटरप्रेन्योर बनने का सफर इतना आसान नहीं था। यहाँ तक कि कंपनी की शुरुआत करने के लिए उन्हें अपने माँ के गहनों को गिरवी भी रखना पड़ा। आज उनकी एंटरप्राइज C2Z स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस जैसे पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन उनके साहस को फिर साथ मिला एमएसएमई मंत्रालय के इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम का, जिसने मानो गौतम के बिजनेस को 4 चांद लगा दिए। Right after I got the loan, I was exploring different things, and then I went to MSME and I went to NSIC, and then they said, if you want to promote your product elsewhere across the globe, you can use international cooperation scheme. And of course, we did get some decent revenue after the expo. आज गौतम के ब्रांड की पहचान देश विदेश तक पहुंच गई है। The schemes from MSME, NSIC, such as marketing, promotional schemes, international cooperation scheme, are making Make in India go global. भारत में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर ने यहाँ की महिलाओं को भी काफी प्रेरित किया है, और इसका जीता जागता उदाहरण है बेंगलुरु की ये 3 महिलाएं। नारी शक्ति के रूप में श्वेता हरीश अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 2021 में शुरू किया अनुग्रह इंटीरियर सॉल्यूशंस। कुछ नया करने की ललक और अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को अपने व्यवसाय में लगाने के लिए ये 3 महिलाएं स्कूल, कॉर्पोरेट और घरों के लिए मॉड्यूलर फर्नीचर डिजाइन करती हैं और बनाती हैं। लेकिन इनके इस पूरे सफर में सबसे बड़ा हाथ रहा एमएसएमई मंत्रालय का। MSME team, they have guided us in the end-to-end implementation of this manufacturing unit. First thing is they have supported for this Udyam registration where we get a collateral-free loans. So all these schemes, they have educated us in the right way, and they have educated us also how to make use of it. इरादे बुलंद हों तो कुछ भी हासिल हो सकता है। ये महिलाएं आज उद्यमिता में नारी शक्ति का परिचय दे रही हैं। हर एंटरप्रेन्योर के अपने बिजनेस का एक मकसद होता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के नेक्सस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मतीन जागीरदार का ख्वाब था कि उनके द्वारा बनाए गए चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोडक्ट्स देश के हर बच्चे तक पहुंचे। प्रोडक्ट्स इनोवेटिव और अच्छी क्वालिटी के थे। इरादा भी नेक था और बिजनेस के नजरिए से फायदेमंद भी, लेकिन दुविधा थी कि नेक्सस के प्रोडक्ट्स को कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए।
मतीन जहांगीरदार ने रुख किया भारत के एमएसएमई स्कीम की तरफ, जिसमें उन्हें उनके जैसे उद्यमियों के लिए क्रेडिट सुविधा के अलावा सरकारी टेंडर में भाग लेने के लिए खास प्रावधान दिया गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ हुआ, जैसे कि ईएमडी एग्जेम्पशन मिला, वर्क एक्सपीरियंस एग्जेम्पशन मिला, टर्नओवर एग्जेम्पशन मिला। इससे मेरी कंपनी को आगे बढ़ने में बहुत फायदा हुआ। एक अच्छी सोच से शुरू की गई नेक्सस प्राइवेट लिमिटेड अब अपने एजुकेशनल प्रोडक्ट्स के जरिए भारत में बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक सिद्ध हुई। भारत के छोटे और लघु उद्योगों में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की अलग ही पहचान है। उम्दा कारीगरी और मार्बल के प्रोडक्ट्स बनाने वाली आगरा की कंपनी नवल हैंडीक्राफ्ट्स 1996 से इस क्षेत्र में काम कर रही है। अपने पिता द्वारा स्थापित इस कंपनी के बाद 2002 में उनके बेटे नवल किशोर के हाथ में आ गए। ये जानते हुए कि मार्बल प्रोडक्ट्स की मांग इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा है, नवल किशोर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्कीम से जुड़ गए, जिससे उन्हें अपने मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए मेंटरशिप के अलावा प्रोडक्ट एजुकेशन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिला। मैंने 2017 में पहला एग्जीबिशन लगाया था इंडो एक्सपो मार्ट नोएडा में। पार्टिसिपेशन में हमें 100% सब्सिडी मिलती है। हमारे पहले ही पार्टिसिपेट में हमें 7 बायर मिले, जो कि यूएसए, यूके और मॉस्को से थे। आज मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जिससे कि मैं अपने सारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकूँ। 5 लाख से 2 करोड़ का रेवेन्यू और 100 से अधिक रोजगार। आज नवल हैंडीक्राफ्ट्स प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को चरितार्थ कर रहा है। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का दायरा काफी बड़ा हो चला है, मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक। अगर जज्बा और जुनून है तो सब मुमकिन है। ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर है आगरा के देवाशीष प्रमोद कुमार, एक फिल्म मेकर। फिल्म मेकिंग का एक बड़ा सपना लेकर निकले देवाशीष 2016 में अपनी कंपनी ट्रस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट को बनाया, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सौभाग्यवश उन्हें नोएडा एक्सपो में भारत सरकार के एमएसएमई स्कीम के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी फर्म ट्रस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट को उस पर रजिस्टर कर लिया। उसके बाद तो देवाशीष की दुनिया ही खुल गई। मेरे को एनएसआईसी के एसपीआरएस के बारे में बताया गया कि आप सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम में रजिस्टर्ड हुई है। आज एसपीआरएस की वजह से हम डेली टेंडर फाइल कर पा रहे हैं कि आज मैं टीसी रीज के साथ कोलैबोरेटेड हूँ, जी म्यूजिक के साथ कोलैबोरेटेड हूँ। सर एनएफडीसी में हम लोग इन पैरेलल है, लगभग 7 मिनिस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं। आगरा एससी एसटी हब हमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है। देवाशीष की फिल्मी लगने वाली ये कहानी एकदम सत्य पर आधारित है, जिसमें भारत सरकार की एमएसएमई मंत्रालय की प्रमुख भूमिका है। दिल्ली के आदित्य सिंह ने मीडिया बिजनेस डिग्री 360 सॉल्यूशंस की शुरुआत की 2006 में। दौर था जब सरकार और कॉर्पोरेट हाउसेज अपने ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और मार्केटिंग के लिए मीडिया कंपनीज को काम दे रही थी। अपने काम में निपुण और इनोवेटिव आइडियाज के साथ आदित्य भी नए क्लाइंट्स को एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सॉल्यूशंस दे रहे थे। कमी थी तो सरकारी प्रोजेक्ट्स की, जिसके लिए टेंडर प्रोसेस अपनाया जाता है। और फिर आदित्य को पता चला भारत सरकार की एमएसएमई योजनाओं का। उद्यम रजिस्ट्रेशन करते ही हमें बहुत बड़ा अवसर मिला कि गवर्नमेंट टेंडर्स में 4 गुना भागीदारी कर सकते हैं, टेंडर फीस में और ईएमडी सबमिशन में। एमएसएमई मिनिस्ट्री की स्कीम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसमें हमें बिना कोई सिक्योरिटी दिए 1 करोड़ की सीसी लिमिट थी। और तो और पिछले लॉकडाउन के बाद बिजनेस दोबारा खुला, हमारे पास फिर से एक चुनौती पे पूंजी चाहिए। उस समय पे आत्मनिर्भर भारत पैकेज हमारे बिजनेस को रिवाइव करने में बड़ी मदद। आज आउटडोर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट एडवर्टाइजिंग के साथ डिग्री 360 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 95% गवर्नमेंट क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है। एमएसएमई आज आत्मनिर्भर। आज देश में एमएसएमई उद्योग के लिए संभावनाएं अपार हैं और इसको और तेज भी है सरकार की योजना। हर कदम पर एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा
और मदद करने के लिए वो इनके साथ खड़ी है। जिस तरीके से युवा हमारे उद्यम लगाने के लिए आगे आ रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि आने वाले समय में हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, इसमें बेहद प्रगति होगी। आइए नए भारत के निर्माण में योगदान दें और अपने सपनों को पूरा करें। मैं इनवाइट बहुत सारी स्टोरीज एमएसएमई के द्वारा बताई गई, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर टैलेंट को बाहर लाके सरकार की जो स्कीम्स हैं उसके द्वारा उन्होंने उनको एग्जीक्यूट किया। अल्टीमेटली किसी भी इनोवेशन को या किसी भी एक आइडिया को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसी का एक अपने आप में सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो स्टार्टअप के रूप में। एक स्टूडेंट लेवल पे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं एनआईटी के द्वारा, और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं जिनमें अधिकतर मैं समझता हूँ इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उन सब के जहन में अगर कभी स्टार्टअप का नाम आता है या ये समझ में आता है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कुछ अलग हटके करना है या अपनी ज़िंदगी में जॉब डोनर बनना है, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला सवाल ये दिमाग में आता है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। उसकी पहली स्टेप, उसका पहला पड़ाव क्या होता है। आइडिया या विचार या कंसेप्ट हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम एक तरह से एक जगह ले जाकर हमें पहली जो पहला स्टेप होता है वो लेना बहुत ही क्रूशियल होता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि ये दो तस्वीरें आपके मन में, आपके जहन में, आपके अंदर इस तरह से उभर के आ रही हैं, इन दोनों की तस्वीरों का अपने टाइटल है, अगर इन तस्वीरों को अपने माइंड के विचारों से या अपने कंसेप्चुअल फंडामेंटल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की नॉलेज से अगर आप जोड़कर देख पा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हो सकती है। इन दोनों तस्वीरों में क्या है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में पैशन और राइट हैंड साइड में इनोवेशन। पैशन यानी एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा जिसके लिए हम काफ़ी कुछ अपने आप को एक गट फीलिंग से रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ के द्वारा आगे बढ़ने में अपने आप को प्रेरित करें। और इनोवेशन हमारा एक आइडिया, हमारा एक ऐसा कंसेप्ट जो हर तरह से कुछ ना कुछ यूनिक या एक वैलिडेशन हमारी सोसाइटी को, हमारे टारगेट ऑडियंस को या जो भी कंज्यूमर्स हमने सोचा है अपने माइंड में, उनको हम कुछ एक वैलिडेशन दे सकें। सो एक पैशन और इनोवेशन की बेहद ज़रूरत और एक बहुत ही मुख्य भूमिका होती है अपने पहले स्टेप में स्टार्टअप के आइडिया को पहचानने। आइडिया या कंसेप्ट वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, एक सर्विस हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, या इन दोनों तीनों में किसी का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लेकिन एक आपका जोश, जुनून, जज्बा और उसके अंदर क्या यूएसपीज हैं, यूनिक प्रपोजिशंस हैं या क्या वैल्यू एडिशन आप दे सकते हैं, ये उसके अंदर परखने की बेहद ज़रूरत होती है। दोनों चीज़ें इन दोनों अपने आप में एक कहना चाहिए पैरामीटर्स हैं, कैटेगरीज को जैसे हम समझ लेते हैं कि पैशन या इनोवेशन है। उसके बाद किसी भी एक आइडिया को फ्लोर पे ले जाने के लिए और उसको स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम में अपने आप को स्टार्टअप कहलाने के लिए तीन पैरामीटर्स की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। आइडियाज़ बहुत होते हैं, आइडियाज़ इस लेवल के भी हो सकते हैं कि हम कोई सोशल सर्विस शुरू करें, हम कोई प्रोडक्ट बनाएं, हम कोई सर्विस इंडस्ट्री में नया काम करें। लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में स्टार्टअप के नाम से अपने आप को स्थापित करने के लिए जो जितनी रिसर्च हुई है, जितना भी अभी तक का एक ओवरऑल एक फंडामेंटल एक रिसर्च निकल के आया है, वो ये कहता है कि 3 पैरामीटर्स का होना आपकी आइडिया या आपके काम करने के तरीके में या आपके काम के आउटपुट में होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे डीन सर और इससे पहले डायरेक्टर सर भी बता रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी आइडिया का बेस होना चाहिए। आपके आसपास सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल, इकोनॉमिकल या इवन नेशनल कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है या उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आप दे सकते हैं, तो होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के आउटपुट में या जर्नी में एक सोशल इम्पैक्ट यानी समाज के लिए कुछ देने की भी भावना, योगदान होना बेहद ज़रूरी है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ओवरऑल आउटकम आपके स्टार्टअप इन फॉर्म ऑफ वैलिडेशन जो भी वो कहीं ना कहीं एक बदलाव लेकर पूरी एग्जांपल आप देखेंगे, गूगल से लेके फेसबुक तक, यूट्यूब से लेके जोमेटो तक, स्विगी से लेके फ्लिपकार्ट तक, ओला से लेके ऊबर तक, इन सब की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है। वो बदलाव हम
इतने हैबिचुअल हो गए इन सब चीज़ों के, शायद आज महसूस नहीं करते। इमेजिन कीजिए 15 साल पहले, 20 साल पहले रात को सवेरे अगर आपको कोई ट्रेन पकड़नी है, एयरपोर्ट जल्दी जाना है या अपने घर आना है, तो क्या बिना ओला या उबर के वो संभव था? और ज़ोमैटो, स्विगी ने आपके फ़ेवरेट खाने को किसी भी शहर के बड़े रेस्टोरेंट से डिस्काउंट प्राइस में आपको लाने का एक लॉजिस्टिक का एक छोटा-सा प्रॉब्लम सॉल्व किया और एक बिलियन डॉलर कंपनी बन गया। या आप घर बैठे आज किसी भी शख्स को या किसी भी इंडिविजुअल को या कंपनी को पेमेंट ट्रांज़ैक्शन करते हैं, पेटीएम में वो इतिहास रच दिया। तो इन सब ने क्या किया? इन सब ने हमारे आस-पास की प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ किया, उन प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को एड्रेस करने के बाद एक ऐसा सॉल्यूशन दिया है, जिसमें एक सोशल इम्पैक्ट भी है और बहुत बड़ा बदलाव भी है। आज इस मंच पर, इस प्लेटफ़ॉर्म पर अगर हम 5,000 इंटरैक्टिव ऑडियंस या इंटेलेक्चुअल्स जुड़े हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। तो हमारे टाइम पे जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था, ऑनलाइन बहुत दूर की बात है, ऑफ़लाइन में भी इस तरह के सेमिनार सुनना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो ये बदलाव हमारे माइंडसेट, हमारे एटीट्यूड, हमारे प्रेफ़रेंसेस और ओवरऑल हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। और यही स्टार्टअप का सबसे बड़ा मोटिव और इन स्टार्टअप की या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़हन में आती है और पहली बात या पहला रेजिस्टेंस सबसे पहले यही आता है कि स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ हमें रोकती है, वो है रिस्क फैक्टर। अगर हमने शुरू कर दिया तो कहाँ से शुरू करें? अनसर्टेनिटी हमेशा इसके अंदर होती है। कई बार ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं चल पाया तो क्या होगा? और अगर फेल हो गया तो हम क्या दोबारा किसी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं या किसी और स्टार्टअप में दोबारा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो मिथ्स हैं, हमारे माइंडसेट में हमेशा आते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जो एमएसएमई ने सबसे पहला दिखाया, एक नौजवान जब नौकरी छोड़ के आता है तो सबसे पहला एक जो रिमार्क है, वो उनको फैमिली से ही मिलता है। तो फैमिली का रिमार्क है कि आपने नौकरी क्यों छोड़ दी और आप आगे क्या करोगे? करियर जैसे भी शुरू हुआ है। ये सब चीज़ें बताता है कि स्टार्टअप में ये फंडामेंटल बेसिक मिथ्स या नेगेटिविटीज़ हमेशा हमारे सामने पहली बार आएँ। क्योंकि ये सिस्टम अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन कुछ एक बहुत सुंदर और बहुत ही एक प्रेरणादायक कहानियों के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह आप ही की तरह नौजवानों ने, इंजीनियर्स ने, नॉन टेक्नोक्रेट्स ने, टेक्नोक्रेट्स ने आगे बढ़कर इन सब नेगेटिविटीज़ को डिस्प्रूव किया और अपना एक मुकाम बन गया। एक बहुत सिंपल सी छोटी-सी कहानी है। नौजवान जो आईआईटी सूरत कल कर्नाटका में पढ़ते थे और पढ़ने के दौरान हमेशा उनको अपने घर बार-बार जाना पड़ता था क्योंकि उनके पिता हमेशा बैठने के दर्द से परेशान होते थे और एक बार डॉक्टर ने ऑलमोस्ट उनको सर्जरी की रिकमेंडेशन की थी। अस्पताल में बार-बार चक्कर लगाना, डॉक्टर्स के पीछे और दवाइयों का खर्चा उठाना और अलग-अलग जैसे उनको लाइनों में लगना, अपॉइंटमेंट लेना या डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाना बहुत ही मुश्किल उनके लिए था। उनकी 2008 के आस-पास उन्होंने अपनी एनआईटी से इंजीनियरिंग पूरी करी। घर में आने के बाद सबसे पहला काम और सबसे पहली चिंता उनके ज़हन में यही थी कि अपने पिता को इस पर्टिकुलर जो भी उनके घुटने का दर्द है, उनके जॉइंट की जो सर्जरी का एक उपचार चल रहा है, इसको स्मूथ कैसे बनाना है। तो उनका आधे से ज़्यादा वक़्त दवाइयाँ ढूँढने में, डॉक्टर्स को पता करने में, अपॉइंटमेंट लेने में निकल जाता था। तो उस नौजवान के मन में इस पर्टिकुलर चैलेंज या जो प्रॉब्लम उनके अपने खुद के पर्सनल लाइफ़ में आ रही थी, उसी से एक आइडिया निकला। उसी से उन्होंने एक नया इनोवेशन किया और आज वो आइडिया, वो इनोवेशन, वो डिसरप्शन या कहना चाहिए वो बदलाव अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टार्टअप बन चुका है। एनआईटी सूरत कर्नाटका के प्रोडक्ट शशांक, उन्होंने के नाम से एक एप्लीकेशन डिज़ाइन किया। आज प्रैक्टो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल असिस्टेंस प्लेटफ़ॉर्म है। 2 लाख से ज़्यादा डॉक्टर, 10,000 से ज़्यादा अस्पताल और एक 5 से 7,000 से ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर्स इसके साथ जुड़े हैं। 2.5 करोड़ पेशेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2.5 करोड़ पेशेंट्स या एंड यूज़र हर महीने प्रैक्टो के प्लेटफ़ॉर्म पे अपने आप को जोड़ते हैं। तो प्रैक्टो ने वही किया, उनके प्लेटफ़ॉर्म ने वही सॉल्यूशन दिया जो शशांक ने अपनी पर्सनल लाइफ़ में एज़ ए चैलेंज फेस किया। प्रैक्टो ने घर बैठे आपके डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट को, अस्पताल के शेड्यूल को, दवाइयों को और डायग्नोस्टिक सेंटर और पूरे ट्रीटमेंट को 360 डिग्री में ऑनलाइन माध्यम से सरल बना दिया। जब घर बैठे किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, दवाइयाँ घर में मंगा सकते हैं और ओवरऑल ट्रीटमेंट में जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी उसके अंदर टर्निंग पॉइंट्स हैं, उन सबको आप एक रेज़ोल्यूशन के तौर पे बिना वक़्त गँवाए बहुत एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली कर सकते हैं।
तो एक छोटी सी पर्सनल प्रॉब्लम जो उनके फादर के साथ हुई, और उस प्रॉब्लम से या उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके शशांक ने जो आइडिया निकाल लिया, प्रैक्टो अपने आप में $1 बिलियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप उसके काम में आया। और एनआईटी सूरतगढ़ का प्रोडक्ट, मैं इसलिए वो कहानी आपको सुनाना चाहूँ कि ये सब लोग शायद हमसे मिलते जुलते ही हैं और हमारे ही कैडर में फॉलो होते हैं। तो अगर ये शाम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते। बहुत सिंपल होता है, या बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये भी होता है कई बार, आइडिया कहाँ से लाए। आइडिया एक सिंपल कॉम्बिनेशन है क्रिएटिविटी का, टेकिंग एबिलिटीज का, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनोवेशन कहाँ से। इनोवेशन सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी एक दिमाग का एटीट्यूड या एक सोच है। उसको अगर हम नहीं, किसी के लिए वो एक सिनेरियो एक प्रॉब्लम हो सकती है और किसी के लिए वही प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इससे हम प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के माइंडसेट में आ जाते हैं, हम अपने आप इनोवेटिव हो जाते हैं। इनोवेटिव कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनोवेशन या इनोवेटिव कोई टेंजिबल आइटम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड की पावरफुल वेव्स हैं। किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझ के अपॉर्चुनिटी, या उस अपॉर्चुनिटी से हम बिजनेस सोल्यूशन बना के एक स्टार्टअप का काम करते हैं। एक और बहुत खूबसूरत कहानी है अंकित और करण की। अंकित और करण की तरह इंजीनियर्स हैं, दोनों ट्यूशन सेंटर और एक कोचिंग सेंटर में दोनों की दोस्ती हुई, मुलाकात हुई। अपने कैरियर में दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी कॉलेजेस में, रीजनल कॉलेजेस में, और आगे जाके उन्होंने अच्छी जॉब का भी ऑप्शन चुना में। और कानपुर के रहने वाले हैं, आईआईटी कानपुर में इनके बहुत ही पास में था, और जब भी अपने घर होम टाउन में आया करते थे और देखते थे यूपी में कि गंगा के अंदर बहुत सारा बहुत ही वेस्ट जो गंगा के अंदर छोड़ा जाता है, बहुत ही जैसे उसके अंदर गंगा पोल्यूटेड हो रही है। खास करके जो वेस्टेजेस फ्लावर के और फूलों और माला के रूप में गंगा के पानी को दूषित कर रहा है, इनको हमेशा अपने अंदर मन में कहीं ना कहीं एक आइडिया देने की एक पंच करता था। और उसी पर्टिकुलर एक चैलेंज को, एक प्रॉब्लम को इन्होंने एनालाइज किया कि हमारे शहर में, हमारे प्रदेश की इतनी पवित्र नदी में इतनी गंदगी है, हमें इसको एक अलग नजरिए से देखा जाए। इन्होंने हेल्प अस ग्रीन नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप वेंचर शुरू किया। इसमें सिंपल एक ही काम किया, फूल रिलीजियस प्लेसेस से, मंदिरों से निकलते थे, गंगा में डाले जाते थे। उन्होंने सोर्स यानी उन्हीं मंदिरों से और गंगा से कलेक्ट करना शुरू किया। उन फूलों को उन्होंने रिसाइकिल किया, से उन्होंने खाद बनाई, अगरबत्ती बनाई, बहुत सारे ऐसे आइटम बनाए जिन्होंने जो बच्चों के डिफरेंट ऑयल्स और डिफरेंट न्यूट्रिशियस बॉडी लोशन की तरह काम में लिया। और आज हेल्पर्स टीम अपने आप में मिट्टी के नाम से बहुत बड़ा एक नेशनल ब्रांड है। तो दो इंजीनियर नौजवानों ने ये तो बहुत अच्छा काम किया कि अपने आप में एक वेस्ट मैनेजमेंट को एक आर्ट्स मैनेजमेंट बनाया। वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स, जो भी फूल गंगा के पानी में फेंके जा रहे थे, गंगा को दूषित किया जा रहा था, उनको चुनकर उन्होंने सही प्रोडक्ट बनाया। अब स्टार्टअप की नज़र में इसको देखें तो करीब 3,35,000 किलो के फ्लावर्स, और उसके अंदर जितने भी केमिकल्स हुआ करते थे, क्योंकि जो फूलियाँ पौधे उगाए जाते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, उनका काफ़ी अंश फूलों में या पौधों में रह जाता है। करीब 6,35,000 किलो के फूलों से करीब 6,000 किलो पॉइजनस आर्सेनिक, लेड और कैडमियम उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, यानी उनको गंगा में जाने से बचाया। और अपने आसपास कुछ प्रदेश के, अपने शहर के, गांव के आसपास करीब 2 से 2,500 फैमिलीज को ये रोजगार भी दिया। उन फूलों को चुनना, उसको प्रोसेस करना, रिसाइकिल करना, पैकेजिंग करना, अलग अलग प्रोडक्ट्स में उनको इन्वॉल्व करना, उनकी स्किल डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, और अपने आप में बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट क्रिएट। एक प्रोडक्ट चेंज और एक सोशल इम्पैक्ट। और हमने अपनी छोटी सी सोच, लेकिन एक बहुत बड़े एक यूनिकॉर्न और एक बहुत बड़े स्टार्टअप को उसका जन्म दिया। न जाने कितने इनको प्राइज मिले हैं। रिसेंटली इनको यूनाइटेड टीचिंग का यंग अचीवर्स अवार्ड मिला है। 184 कंट्रीज में से 75,000 एंट्रीज में से करण चुने गए, और इस पर्टिकुलर वेस्ट मैनेजमेंट की इस प्रोसीजर से करण को बहुत बड़ा माइलेज मिला है, जो उन्होंने ये अपनी सोशल इम्पैक्ट में इसको यूटिलाइज किया। सब लोगों ने क्या किया, चाहे वो करण है, अंकित है, या प्रैक्टो के फाउंडर है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसका सॉल्यूशन ढूंढा, और इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ का टाइटल अब मैं आपको दिखाऊंगा, वो उनका एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या था? कुछ
कुछ सोचना है। यानी सबसे पहला पड़ाव आपका आइडिया है, सेकेंडली उस आइडिया का एक फोरमोस्ट प्लान है, और सॉल्यूशन को कैसे डिफरेंटली आप डिटेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हम हमेशा सोचते हैं पानी या नदी या आसपास के तालाब गंदगी से भरे हैं, तो हमेशा अलग अलग गवर्नमेंट और म्यूनसिपलिटी को या अलग अलग कम्युनिटीज और सोसाइटीज को इसके लिए ब्लेम करते हैं या लोगों को ब्लेम करते हैं, लेकिन कभी हम सोल्यूशन की अप्रोच में नहीं सोचते हैं। इन सब लोगों ने किसी को ब्लेम या क्रिटिसाइज करने या इग्नोर करने की जगह एक सोल्यूशन ढूंढा और अपने आप में एक नया उदाहरण। और बहुत सुंदर सी कहानी मेरे पास, जो आप ही की कहानी है। मैं इस मंच पर बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस मंच है, और बहुत ही एक प्राइड के साथ मैं अपनी कहानी आप ही के सामने पेश करने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस कहानी से, जितने नौजवान, जितने इंजीनियर्स, एनआईटी, जितनी पूरी स्लाइड्स पहले की देखी, अगर आपने ये स्लाइड मिस कर दी तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। किसी भी स्टार्टअप को, आइडिया को मुकाम पे ले जाने की जो आपका ड्रीम है, जो आपका एस्पिरेशन है, ये स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण है। और इस स्लाइड का एक ही टाइटल है, सिंपल टाइटल है, और एक ही मंत्र है, नेवर एवर गिव अप। कई मुश्किलात आ जाएं, कितनी रुकावटें आएं, कितना ही रेजिस्टेंस हो, पर्सनल, सोशल, कितना ही उसमें बॉटलनेक्स आएं, हमें अपने, हमारे जो एम है, जो हमारा एम्बिशन है, जो हमारा एस्पिरेशन है, हमारा टारगेट है, उसको बिना अचीव किए हमें रुकना है। वैसे नहीं कहे, जो एक आखिरी वीडियो था, उसकी जो खूबसूरत कविता थी, जो अमिताभ बच्चन साहब के और में वो कविताएं की 2-3 लाइनें थी, बहुत खूबसूरत थी, और वो इस बात को प्रूव करती हैं कि आगे बढ़ने के लिए अपने खुद के अंदर की एक ताकत को, एक मन की शक्ति को हमेशा सामने रखें। नेवर एवर गिव अप। आई एम श्योर 15 मिनट में जो भी एक छोटी सी एक स्पार्क, एक इग्निशन में, अगर किसी एक के माइंड में भी 1000 ऑडियंस में जगह पाया, मैं समझूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारा का मिलना शायद सफल हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर टाइम एंड पेशेंस। अगर किसी मौका मैं कहीं कुछ मदद कर पाऊंगा, मैं अपने आप को बेहद खुशकिस्मत समझूंगा। प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट मी एनी टाइम, एनीवेयर वेयर यू फील आई कैन हेल्प यू एंड असिस्ट यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू। थैंक यू अखिलेश जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्टअप के बारे में हमारे आज के and I am the founder of Photon Packet Energies. It's a basically Haryana Karnal based small industry, and we have the another our branch office in Gurgaon also. So हम जो बेसिकली जो फोटोन पैकेट एनर्जीज है, वो एक आपका जितने भी पावर सेविंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग कर रहे हैं। लाइक वी आर डूइंग द सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि सोलर में हम लोग सोलर रूफटॉप्स कर रहे हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट्स कर रहे हैं हम लोग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सोलर रूफटॉप, so we are doing the reactive power management and the solutions for the harmonics part. And basically that harmonics and reactive power management is we are capable to reduce the electrical losses and the to save the electricity bill. Plus the another part is we are doing the industry 4.0. So industry 4.0, it's nothing else, it's the internet of things. तो इसको 4.0 को एक सेगमेंट मिल गया है कि 4.0 तक 3.0 चल रहा था, 2.0 चल रहा था। एंड द फोटोन पैकेट एनर्जीज इज कम्प्लीटली जो फोकस कर रही है वो ओनली फॉर द इंडस्ट्रीज को कर रही है, राइट। जब we started our company Photon Packet Energies in 2017, so तब हमने अपना सोलर रूफटॉप से स्टार्ट करा था, बट अब हम लोगों ने 2 और अपने बकेट में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड सर्विसेज को ऐड कर दिया। तो फोटोन पैकेट एनर्जीज को एक जो हमारा एक टैग लाइन है, थिंक ग्लोबली वर्क लोकली, जिसको अब हम अपना P2 एनर्जीज भी हम लोग बोलते हैं। P2 एनर्जीज इन द सेंस के फोटोन पैकेट एनर्जीज को 2 P's आ गए, तो इसको हमने P2 एनर्जीज कर दिया। और थिंक ग्लोबली वर्क लोकली, मतलब हम यहाँ पे सोचेंगे और ग्लोबली वर्क करेंगे। बिकॉज ऑफ जो फोटोन पैकेट एनर्जीज है, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी सेविंग्स के ऊपर है,
आज का जो टाइम है हमारा हम लोग अभी इतने अवेयर हैं एनर्जी को लेके या वाटर ग्राउंड वाटर को लेके, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है हमारा, जो अभी हम लोग देखते हैं हमारे पेरेंट्स ने या हमारा जो एक हमारी प्रीवियस जनरेशन है, उन्होंने जो कुछ देखा कि शायद हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उसके लिए स्ट्रगल करे, तो इसके ऊपर हम लोग एक वर्क कर रहे हैं। तो इसको लेके हुए जितने भी हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में हम लोग अपना सारा का सारा उनका जो एनर्जी का जो सेविंग्स है वो हम लोग कर रहे हैं हार्मोनिक्स को लेके। बेसिकली हार्मोनिक, अगर आप लोग सारे जितने भी इंजीनियर्स हैं सारा अगर मैं हार्मोनिक्स अगर आप समझते हैं तो हार्मोनिक्स इज अ मल्टीपल इंटीजर ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमारी जो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है और जितना भी हमारा इंडस्ट्री में कैपेसिटिव लोड एंड इंडक्टिव लोड रहता है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस है वो जनरेट होता है। इन इलेक्ट्रिकल लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग हार्मोनिक्स को एक जो एक हार्मोनिक्स आ जाता है जिसमें IEEE ने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है 8 TSDI 8%, TSDV इज 5%, तो उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। एंड रिड्यूस करने से क्या रहता है कि हमारा जो भी मशीन्स का टीयर एंड वियर है वो कम होता है, मतलब हमारा जो लॉसेस हैं वो कम हो जाते हैं और जो हमारा एक जो मशीन्स की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। प्लस जो अब हम लोगों ने अभी लास्ट 2 ईयर से ऐड ऑन किया है कि जैसे MSME के डायरेक्टर सर ने भी बताया या मिस्टर त्रिवेदी जी ने भी बहुत अच्छे से बताया कि जो स्टार्टअप्स हैं वो एक न्यू इनोवेशन कर रहे हैं। हम लोग ने भी अभी लास्ट 2 ईयर से IoT 4.0 कर रहे हैं। IoT 4.0 में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जितना भी हमारा जो इंडस्ट्रीज रहता है, तो इंडस्ट्रीज का जो भी डाटा रहता है या उनका मशीन्स का डाटा रहता है, उसको हम लोग अपना एक क्लाउड पे ले जाकर क्लाउड सर्वर पर सेव करते हैं और वहाँ से हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो जितना का सारा जो भी हमारा चाहे स्मॉल इंडस्ट्री है चाहे बिग इंडस्ट्री है, उसका सारा डाटा हम लोग अपना जो मोबाइल है या वेब डैशबोर्ड है उस पर हम लोग सेव कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं और हम लोग उसको रिमोटली ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज एक मैं आपको फैक्ट्री बना दूं और मैं जब फैक्ट्री में जाऊंगा तभी उसको मैं अपना मशीन्स को देख पाऊंगा। मैं यहीं से अपने मोबाइल से मोबाइल ऐप के थ्रू उसको हम लोग देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डेवलप की हैं लास्ट 3-4 इयर्स में अपने टीम के साथ मिलके, अपने जो अदर सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं उनके साथ मिलके। एंड लाइक वी हैव द आल्सो जो डाटा लॉगर्स है, we also doing the manufacturing the gateway IoT gateway। एंड इस जो सारा जो हमारे गेटवेज हैं वो RS485 जो मोडबस है उस पे सारा का सारा कम्युनिकेशन टूल्स पे कंपैटिबल हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ग्लोबली कंपैटिबल हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो इट्स इजी फॉर द ऑल द इंडस्ट्रीज। सो अभी जो फोटोन पैकेट एनर्जीज के जो एक क्लाइंट लिस्ट है उनके साथ हम लोग जिन जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा। हम लोग हर एक डिफरेंट सेगमेंट में काम कर रहे हैं। लाइक हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम लोग शुगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं, एंड हम लोग ब्रेवरेज में हैं, हम लोग FMGC में हैं, मतलब स्टील इंडस्ट्री में हम लोग हैं। और मुझे आपको ये बताने की बहुत ही खुशी हो रही है कि लाइक हम लोग इन सारे सेगमेंट्स में तो हैं, इंडस्ट्रीज में तो हैं हमारे, और ये सारे क्लाइंट्स भी हैं हमारे, और इनके साथ हम लोग टच में भी हैं। हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को एनर्जी सेविंग के ऊपर हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग इनके साथ डिस्कस भी करते हैं इन कंपनीज के साथ। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर एक टॉप का वर्ल्ड की FMGC कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा खुद का क्लाइंट है, एंड कोको कोला हमारा क्लाइंट है। बिस्लेरी जिसका हम लोग एक डेली हम लोग जो पैक्ड ड्रिंक टू वाटर पीते हैं, बिस्लेरी इंटरनेशनल वी हैव द क्लाइंट। एंड वरुण ब्रेवरेज जिसके अंडर में हमारा पेप्सी आता है, तो वो हमारा क्लाइंट है। प्लस अगर मैं सीमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो JK सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट के साथ हम लोग कांटेक्ट में हैं, एंड JK सीमेंट भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है JK सीमेंट के साथ। एंड प्लस लाइक अगर मैं शुगर की मैं बात करूं, शुगर इंडस्ट्री में वी आर डूइंग द वेरी कमेंडेबल जॉब। लाइक जितना भी यूपी जो है पूरा एक शुगर केन का एक काफ़ी अच्छा स्टेट है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग में के अंडर में 4 जो शुगर यूनिट्स हैं वो हम लोगों ने कवर किए हैं। त्रिवेणी शुगर मुरादाबाद, त्रिवेणी शुगर मुजफ्फरनगर, त्रिवेणी शुगर देवबंद, एंड अदर वन इज उनका डिस्टिलरी।
तो वो हम लोगों ने कवर किया है। ऐसे ही इस्जेक है आप यमुनानगर में, तो वहाँ पे हम लोगों ने किया है। अगर एफएमजीसी में और मैं बात करूँ तो बिकानो है। तो मतलब दीज आर द टेक्सटाइल में बात करूँ तो टेक्सटाइल में हम लोग गिनी फिलामेंट है, वहाँ पे हम लोगों ने एक सोलर प्रोजेक्ट किया है। प्लस अगर मैं स्टील की बात करूँ, जिंदल स्टील हिसार, वो हम लोगों का क्लाइंट है। प्लस अगर मैं बात करूँ आपके साथ ऑटो सेक्टर की, ऑटो सेक्टर में भी हम लोग कॉन्टैक्ट्स में हैं। जितने भी अशोक लेलैंड हम लोग के साथ हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं, प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं उनके साथ। टाटा मोटर्स में आपको खुशी होगी मैं बताना चाहूँगा कि जो टाटा मोटर्स है, टॉप वर्ल्ड की टॉप एक ऑटो इंडस्ट्री है। टाटा मोटर्स का जो जमशेदपुर वाला जो प्लांट है, उनके साथ हम लोग एनर्जी सेविंग्स प्रोजेक्ट्स का डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2 मंथ से। एंड ऐसे ही हीरो ग्रुप है या अदर मारुति है, मारुति उद्योग है, वहाँ पे हम लोग टच में हैं। सो दीज आर द टॉप क्लाइंट लिस्ट इन एंड द टॉप इंडस्ट्रीज जो हम लोग कॉन्टेक्ट में हैं। तो बट ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी इजी फॉर अस के अभी मैं आपसे इन कंपनीज के बारे में मैं बात कर पा रहा हूँ। हम मेल्स करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं प्लांट हेड्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि जब हम लोगों का फोटोन पैकेट एनर्जीज का जब जर्नी स्टार्ट हुआ 2017 में और प्लानिंग किया 2015 अक्टूबर में, तब हम लोग इन सारे नाम तो बेशक हम लोग सुनते हैं, लेकिन इन सारी कंपनीज के साथ हम लोग कुछ कांटेक्ट में नहीं थे। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि अभी हम लोग कर क्या रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया। तो स्टार्ट बेसिकली जैसे मिस्टर त्रिवेदी जी ने बताया कि स्टार्टअप्स। सो हम लोगों ने भी प्लानिंग किया कि स्टार्टअप्स करना है। तो माइंड में थॉट आया कि स्टार्टअप्स करना है तो कैसे करें, बिकॉज ऑफ मेरे पास हम लोगों के पास लाइक 8 to 10 ईयर्स का प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पे हमें लगा कि हमें कुछ एक प्रेशराइज किया जा रहा है कुछ इस तरीके से। हमारा जो लाइक एक एक्सपेंसेस हैं वो हमारे नहीं निकल पा रहे हैं। हमारा एक मतलब मैं बात करूं कि हमारा शोषण हो रहा है। तो वहाँ से निकल के हमने सोचा कि कुछ अपना क्यों ना किया जाए। तो माइंड में थॉट्स आए, बहुत सारे थॉट्स आए। तो वो हम लोगों ने एक, जैसे त्रिवेदी जी ने बताया कि आप लिस्ट आउट किए, इट्स माय रियल स्टोरी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक आपने जितने भी सारे वर्मा सर ने या मिस्टर त्रिवेदी जी ने आपको एक पिक्चराइजेशन दिखाया या एक पीपीटीज में आपने देखा, बट अभी क्या है कि आप मेरी बिल्कुल ही रियल स्टोरी सुन रहे हैं। तो एक्चुअली में जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क होता है ऐसे ही होता है। लाइक हम लोगों ने अक्टूबर 2015 में फर्स्ट टाइम मैंने एमएसएमई में विजिट किया। तो वहाँ पे मिस्टर त्यागी सर थे, तो उन्होंने मेरे को इनकरेज किया कि आप कुछ इस तरीके के वर्क कर सकते हैं। तो फिर वो लिस्ट आउट किया हमने पेपर्स में। तो एक डिसाइड किया कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को वाटर में भी जा सकते हैं या डिस्पोजेबल्स या अदर किसी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में या किसी अदर सर्विस इंडस्ट्री में। बट उस टाइम पे 2015 में माइंड में फोकस किया कि नहीं, हम लोगों को एक सोलर पावर में जाना है। और सोलर पावर को अगर हम लोग लेकर जाते हैं तो एक इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी एंड अ ग्रीन एनर्जी। तो यही माइंड के साथ थॉट लेके चले, तो आगे मूव ऑन करते चले गए। बट इट्स वो समय इतना इजी नहीं था कि हम लोगों ने स्टार्ट तो किया, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए। तो जब एमएसएमई में डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो कुछ रिजेक्शंस भी आए। बिकॉज ऑफ देखिए कि मैं यहाँ पे कोई आपको हवाई के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि अगर जो रिजेक्शंस इज ऑल्सो हमारा एक लाइफ का पार्ट है। अगर हम रिजेक्शंस को साइड में रख के हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को कुछ ना कुछ अचीवमेंट हम लोगों को मिलेगी। तो रिजेक्शंस आई काफ़ी सारी। बैंक्स में 2 टाइम्स हम लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। वहाँ से जैसे सर ने आपको बताया, त्रिवेदी जी ने, नेवर गिव अप। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है और अभी भी उसको अप्लाई कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर में जब तक ये लाइफ है विकास आनंद की, वो नेवर गिव अप कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपसे भी मैं यही चाहूँगा कि नेवर गिव अप का जो एक टैग लाइन है ना, उसको आप अपने माइंड में यहाँ पे बिल्कुल लगा लीजिए और उसको लॉक कर दीजिए, उसकी की को कहीं फेंक दीजिए कि लाइक नेवर गिव अप। मतलब काफ़ी सारे जो लोग होते हैं कि उनको कुछ रिजेक्शंस आता है कि वो फिर से सोचते हैं कि नहीं, हमारा कुछ नहीं हो रहा, कि हम लोग अगेन इसको प्राइवेट जॉब में फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और कुछ एक मैं आपसे साथ इसी टाइप का 4-5 चीज़ें आपको, और मैं छोटी छोटी सी 1 लाइन का आपके साथ शेयर करना चाहूँगा
कुछ एक मूल मंत्र होते हैं हमारी लाइफ के, तो सबके अलग अलग होते हैं, मेरे भी कुछ हैं, तो वो मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि लाइक 4-5 थिंग्स हैं: फियर, फोकस, फेथ, पेशेंस, रिस्क एंड योर बिलीफ सिस्टम। अगर आप ये 5-6-7 थिंग्स को अपनी लाइफ में डेली रूटीन में अगर आप इनको लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे और आप कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि फियर की, सबसे पहले आप अपने माइंड से डर निकालिए, क्योंकि अगर हम लोग अगर टीवी भी देखते हैं तो एक ऐड आती है, हमारे ऋतिक रोशन जी हैं कि डर के आगे ही जीते, लोग सलमान खान है जो उनकी हम लोग मूवीज देखते हैं कि डर के आगे ही जीता। डेफिनेटली मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि फियर इज़ अ वेरी थिन, अगर हमने उस थिन लाइन को क्रॉस करके आगे हम मूव कर गए तो मूव ऑन हो गए, तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ अचीव ही करेंगे और अच्छा अचीव करेंगे। फेथ, आप विश्वास रखिए। आज अगर आप एक एमएसएमई का ये सेशन को सुन पा रहे हैं तो डेफिनेटली, तो मैंने भी फेथ रखा, एमएसएमई के ऊपर फेथ रखा। जैसे जैसे एमएसएमई ने गाइड किया मुझे 2015 में 16 में, तभी मैं 2017 जनवरी में अपना एक स्टार्टअप को स्टार्ट कर पाया, और इट्स जो P2 एनर्जीज है आज उसको हम लोग अच्छे से रन कर पा रहे हैं। फियर, फेथ हो गया आपके पास। फोकस तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। विदाउट फोकस, अभी जैसे एक आपने लास्ट सेशन में एक अपना वो देखा था, एक स्लाइड के रेलवे ट्रैक होता है, काफ़ी मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, बेशक वो आपका कहीं ना कहीं लेकर जाएगा, लेकिन अगर आप उसको फोकस करके चलेंगे तो आप एक पाथ पे चलेंगे, पाथ को अगर एक ही पाथ लेके चलेंगे तो आप उस पर सक्सेस होंगे। बिलीफ सिस्टम, अब बिलीफ सिस्टम ये आता है कि आपको अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको माइंडसेट में स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसका मैं एग्जांपल आपको इस तरीके से देता हूँ कि सपोज कीजिए कि आप अपने बिलीफ सिस्टम के मान के चल रहे हैं कि आप एक छोटा सा एक प्लांट लगाया, मैंगो ट्री लगाया, उसको पानी दे रहे हैं अपने। मैंगो ट्री है तो डेफिनेटली वो आप जब वो ट्री बड़ा होगा आप मैंगो ही खाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में ये मान लिया कि नहीं ये ट्री है, जब ये ट्री बड़ा होगा इस पे से एप्पल निकलेंगे और मैं एप्पल खाऊंगा, आपने अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको रॉन्ग बिलीफ सिस्टम ले गए। आप उसमें पानी भी डालते गए, बड़ा भी करते गए, उसको नर्सरिंग को भी करते गए, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा होगा तो क्या होगा, आपको एप्पल नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे तो सिर्फ आपको मैंगो मिलेंगे, और वो मैंगो भी आपके खाने वाले नहीं होंगे, बिकॉज आपने जो उस प्लांट की नर्सरिंग की है, आपने ये एक थॉट के साथ किया कि उससे एप्पल निकलेगा तो मैं एप्पल खाऊंगा। तो ना ही उस टाइम पे 10 साल के बाद जब प्लांट बड़ा होगा आपको मैंगो खाने को मिलेगा, ना ही आपको एक एप्पल खाने को मिलेगा, आपके साथ सिर्फ एक वो ट्री होगा। नेक्स्ट मैं आपको लेता हूँ कि रिस्क। तो रिस्क डेफिनेटली आपको डियर फ्रेंड्स, यंग इंजीनियर्स, आपको लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने ये एमएसएमई की कुछ स्कीम्स को सुना, पीएमजीपी को या अदर स्कीम्स को, कि आज ही आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि आपको एमएसएमई के कुछ इस तरीके से स्कीम्स हैं, कुछ आपको अपना यूनिट सेटअप करना है, कुछ गवर्नमेंट फंडिंग देगा, कुछ आपको अपना डालना है। तो रिस्क आपको कैलकुलेटिंग रिस्क लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना फाइनेंस डाल सकते हैं, बैंक से कितना मिल सकता है, आप क्या क्या टर्म्स पे आप लोग वर्क कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग रिस्क लीजिए, लेकिन सोच समझ के लीजिए, माइंड में 100 बार कैलकुलेशन कीजिए। इसका अगर ये सॉल्यूशन का इम्पैक्ट ये होगा तो इसका फर्दर इम्पैक्ट लाइफ में इम्पैक्ट कैसे रहेगा। तो रिस्क भी आ गया आपका, प्लस पेशेंस डेफिनेटली आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ पेशेंस और नेवर गिव अप, एक ही चीज़ को मैं यहाँ पे मानूंगा आपके लिए। जब मैंने 2015 में प्लान किया और मेरा जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ तो 2017 में हुआ, तो वहाँ पे मैंने पेशेंस रखा, हर एक स्टेप पे पेशेंस रखा। मुझे हर एक स्टेप में स्ट्रगल्स आए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो पेशेंस रखा, उस पेशेंस को रख के हम लोग आगे बढ़े। और प्लान ए और प्लान बी लाइफ में कभी आप सेट मत कीजिए, हमेशा एक ही प्लान पे चलिए। हम समटाइम्स ये सोचते हैं कि प्लान ए, अगर मेरा प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो मैं प्लान बी पे चला जाऊंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो फिर ना ही आपका प्लान ए रहता है ना प्लान बी रहता है। तो उसके लिए जैसे मैं आपसे ये बात करूँ, सपोज कीजिए कि किसी को नहीं बोलना चाहूँगा कि सपोज कीजिए किसी का एग्ज़ाम में कुछ आपका एक रिजेक्शन आ गया, या लाइक आपका कुछ एक एग्ज़ाम है उसमें आपका एक फेल हो गए,
तो ऐसा नहीं है कि आप प्लान भी सोचेंगे यार अगर मैं फेल हो गया तो मैं इसको अपने डिग्री को मैं छोड़ दूंगा, नहीं, आप फिर से दोबारा से ट्राई करते हैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं एंड अगेन थिंग्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हाँ, बिजनेस जैसे लाइक आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट्स है। आप निकलिए बाहर और अभी अगर आप कुछ प्लान, अगर आप कुछ अपना बिजनेस 2 इयर्स बाद में भी करेंगे, 3 इयर्स बाद में भी करेंगे, आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाइए। जहाँ पे भी आपको फ्री सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे जाइए, फ्री एग्जीबिशंस होती हैं वहाँ पे जाइए, और जहाँ पे भी आपको फ्री का कुछ भी मिलता है आप वहाँ पे जाइए, बिल्कुल जाइए, बिकॉज ऑफ वहाँ पे आपका टाइम लग रहा है, कुछ मनी नहीं लग रहा। समटाइम्स हमारे माइंड में आता है अगर हमारा कोई एक एग्जीबिशन का 200 या 500 का टिकट रखा किसी भी जो एक ऑर्गेनाइज़र है, तो हम वहाँ पे जाने में थोड़ा सा एक माइंड में ये होता है कि हम गए तो हमें उस तरीके का कुछ सुनने को या समझने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे भी आप फ्री की हमारी बात आती है हम फटाफट से भागते हुए जाते हैं, और आप जाइए। तो मैं कुछ एक चीज़ें कॉन्टेक्स्ट का मैं शेयर करना चाहूँगा कि लाइक जब 2017 में मैंने स्टार्ट किया अपना फोटोन पैकेट एनालिसिस को, मेरे पास ज़ीरो कॉन्टेक्ट्स थे मेरे, ज़ीरो, बिकॉज ऑफ मेरा जो प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस था वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स था। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोगों ने जॉब किया। आई हैव डन माई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इन 2007। तो उसके बाद हम लोगों ने जब इंस्ट्रूमेंटेशन जॉब किया या अदर मार्केटिंग का जॉब किया तो कम्प्लीटली दूसरा कॉन्सेप्ट था। बट जब हम लोगों ने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया वो सोलर पावर था, तो वहाँ पे जो हमारे कॉन्टैक्ट्स थे वो हमारे यूज टू नहीं हुए। तो लेकिन जैसे जैसे हम लोग मार्केट में आगे बढ़े तो हमें कॉन्टैक्ट्स मिलते चले गए, हमें काम भी मिलता चला गया, राइट? तो कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। अभी इसी का एक सबसे बड़ा एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक मुझे एक पर्सन मिले थे कि फ्री के सेमिनार में ही दिल्ली में हम लोगों ने अटेंड किया था इन द ईयर 2017। वहाँ पे एक रूम पड़ा ना भाई पे पड़ा है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, सिर्फ 1-2 मिनट आपके लूँगा। हेमंत माइक ऑफ कर दो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। कि लाइक मैं अपना एक एग्जांपल, अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही 2017 में फ्री के सेमिनार PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ पे हम लोगों को इस तरीके के चांस मिले, हम लोगों को टिकट मिल जाता है। तो एक वहाँ पे पर्सन आए थे रेलवे के जो चीफ इंजीनियर थे, नागपुर से हैं बेसिकली वो, एंड उनका दिल्ली में पोस्टिंग हुआ था बड़ौदा हाउस में। उन्होंने भी अटेंड किया, एक कॉन्टैक्ट शेयर हुआ, फ़ोन नंबर शेयर हुए, और कुछ टाइम बाद हम लोग एक फेसबुक पे कनेक्ट हो गए। सडनली इन द ईयर, ये मैं बात बता रहा हूँ 2017 में, तो सडनली इन द ईयर 2019 में उनका मेरे पास पीक विंटर्स में एक कॉल आता है कि विकास आप अभी भी कुछ सोलर कर रहे हैं क्या? मैंने कहा यस सर, वी आर डूइंग द सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला कि कुछ रेलवे में कुछ सोलर का प्लान कर रहे हैं, रेलवे का जो रूफ होता है उसके ऊपर। तो उस टाइम पे 2019 में वो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला चले गए थे, जहाँ पे वो हमारे जो ट्रेन के जो कोचेस बनते हैं वहाँ पे वो चीफ इंजीनियर थे, डिज़ाइन चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे, बोले कि आप आइए स्टडी कीजिए, आप बताइए हम लोग आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो हमने उनको एक प्रोटोटाइप, एक पायलट प्रोजेक्ट बना के दिया, बट समहाउ कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, प्रोजेक्ट स्टक हो गया कहीं ना कहीं। अभी भी वो पेपर्स में है, बट मतलब हम लोगों को चांस मिला कि हम लोग रेल कोच फैक्ट्री गए एंड वहाँ पे हम लोगों ने सारा का सारा उनके इस टाइप से। आज वो अगर वो प्रोजेक्ट हमने 2019 में सेटअप किया, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो गया। तो उसी टाइप के प्रोजेक्ट को हम लोग आगे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अदर वेंडर्स, अदर क्लाइंट्स। तो मतलब बिजनेस इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट्स। अरे भाई की बात है या मेरे बात की बात है? यही कहना चाहूँगा बताने के लिए हाय पाठक चलो शेयर करने
के लिए टाइम बहुत ही जो एक लिमिटेड टाइम है उसमें मैं अब वाइंड अप करना चाहूँगा कि यही अगर आप 5-6 चीज़ें मूल मंत्र को मान के चलेंगे, फियर, फेथ, रिस्क, बिलीफ सिस्टम, इन सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे और इन सब पे वर्क करते हुए अगर आप अपना कुछ एक अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली अचीवमेंट आपको मिलेगी। और मेरा एक लास्ट में एक और मूल मंत्र है, इफ़ यू वांट टू सी द हेवन देन डेफिनेटली यू हैव टू डाई। मरना, अगर आप स्वर्ग देखना चाहते हैं तो मरना आपको ही पड़ेगा। आपका कोई जो फ्रेंड है या आपका भाई है वो कुछ आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको ही बाहर निकलना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, यंग इंजीनियर्स, एंड अगेन थैंक यू MSME टीम एंड डायरेक्टर सर ऑफ MSME जिन्होंने मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया बोलने का। NIT कुरुक्षेत्र, एंड थैंक यू NIT कुरुक्षेत्र मैनेजमेंट। तो मुकेश सर। थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आपने अपनी जर्नी